मेरे पिताजी को दूसरी शादी करना पड़ा, इसलिए कि पहले घर से लड़का नहीं हुआ, लड़की थी एक। आज जब शादी कर लिए उसके बाद संजोग देखिए कि 12 साल से तो बच्चा नहीं हुआ था, लेकिन शादी कर लिए और उस दिन शादी के लिए जा रहे थे तो मेरे मेरी माँ से मिलने आए थे। जिस दिन मैं पैदा हुई उस दिन मेरे ननिहाल में खाना नहीं बना, पूरा जितने भी पड़ोसी थे किसके यहाँ खाना नहीं बना, इतना दुखी हो। मतलब लोग आपके जन्म पे इतना ज्यादा शोकाकुल थे कि किसी ने भोजन नहीं किया कि इसलिए कि मैं लड़की हो गई। तो हमारे डॉक्टर बनने का मतलब है कि हम दूसरे को सेवा करने आए हैं। मेरा प्रोफेशन किसी बिजनेसमैन का बिजनेस नहीं है, ये हमारा प्रोफेशन है। प्रोफेशन और बिजनेस में अंतर होता है। अभी उस समय का एग्जैक्ट तो मुझको याद नहीं था कि कितना मातृ मृत्यु दर था, लेकिन अभी तो आपको हम 30 साल की कंपेयर करके बता सकते हैं कि 1000 में उस समय कुछ साल पहले 30 साल पहले जहाँ की 10 औरत मर जाती थी। ससु है बबुआ हमर दुलरुआ, हमहू जितिया करबैना, पुत हुए जितिया है बर भारी, आहा कोना के करबैना। नमस्कार, मैं निशा श्री फर्स्ट लुक बिहार में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हमारे शहर का और पूरे देश का तापमान बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ बढ़ता जा रहा है लोगों के मन में एक तरह का क्रोध। क्यों? क्योंकि कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो एक आतंकवादी घटना घटित हुई जो वहाँ के सैलानियों के साथ, इसके बाद लोगों के मन में एक आक्रोश है और दुख है। लेकिन जिंदगी इसी को कहते हैं, जो हमारे जो सरकार है या फिर जो सैन्य संगठन है वो तो अपने काम में जुटे हुए हैं, लेकिन हमें अपनी जिंदगी को उस मजबूती के साथ आगे बढ़ाना होगा कि कोई भी आतंकवादी हमारे मनोबल को नीचा नहीं गिरा सकता। और जो कहते हैं हम कि दुख को भूल करके आगे बढ़ना ही जिंदगी का नाम है। तो आज हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलाने के लिए जा रहे हैं जिनको उनकी माँ प्यार से कहती थी मेरी दुख बिसरी बेटी। आज हमारे साथ जिनका हम साक्षात्कार करने जा रहे हैं वो केवल हमारे शहर मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की मशहूर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर रंगीला सिन्हा। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि आपकी माँ आपको दुख बिसरी बेटी कहती थी, तो यहीं से शुरुआत करते हैं कि वो क्यों कहती थी और क्या है आपके जन्म और जन्म से लेकर के आगे पढ़ने की दास्तान। देखिए, मेरे पिताजी को दूसरी शादी करना पड़ा, इसलिए कि पहले घर से लड़का नहीं हुआ, लड़की थी एक। आज जब शादी कर लिए उसके बाद संजोग देखिए कि 12 साल से तो बच्चा नहीं हुआ था, लेकिन शादी कर लिए और उस दिन शादी के लिए जा रहे थे तो मेरी माँ से मिलने आए थे और उसी दिन का मैं रह गई प्रेगनेंसी मेरी माँ को और मैं पैदा हुई। तो जब मैं पैदा हुई तो सब लोग बहुत उम्मीद किया था मेरे ननिहाल का सब लोग कि लड़का कम से कम हो गया इस बार, लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि मैं लड़की हुई। तो जिस दिन मैं पैदा हुई उस दिन मेरे ननिहाल में खाना नहीं बना, पूरा जितने भी पड़ोसी थे किसके यहाँ खाना नहीं बना, इतना दुखी हो। मतलब लोग आपके जन्म पे इतना ज्यादा शोकाकुल थे कि किसी ने भोजन नहीं किया कि इसलिए कि मैं लड़की हो गई। लड़की का किस तरह का उस समय पोजीशन था, ये देखिए कि लड़का के लिए लोग कितना करता था, हमेशा लड़का होना चाहिए। अभी भी ये बात है, लेकिन तभी भी कुछ सुधार तो उसमें हुआ ही है। तो ये हुआ तो इसीलिए माँ, लेकिन मेरी माँ बोली कि नहीं तुम लोग परेशान मत हो, हमको कोई भी हुआ है, लड़की हुई है, मैं बहुत खुश हूँ। कहा कि मुझको एक सहारा मिला। जिस तरह से मेरे हस्बैंड दूसरी शादी कर लिए हैं तो मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी लड़की हुई है, अब मेरे लिए ये सब कुछ है। इसीलिए मेरी माँ मुझको दुख बिसरी बेटी कहती थी और हमेशा मेरे ही में वो इतना इंगेज रहती थी, इतना अच्छा से मेरा पालन पोषण करती थी कि उसको फिर कुछ याद नहीं रहा कि कितना दुख उसको मिला और क्या मिला। तो इसीलिए मुझको वो जी, आपने बताया कि उस वक्त में जो है वो मातृत्व मृत्यु दर बहुत ज़्यादा था और ये भी एक कारण था कि अधिकतर
परिवारों में दूसरी शादी की परंपरा चलती थी। और आप ये भी देखिए कि विधि का एक विधान है कि आप स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ बनी और आपने ये मातृत्व जो मृत्यु दर है कहीं ना कहीं उसको कम करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो क्या आप समझती हैं उस समय में और आज में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। उस समय तो, अभी उस समय का एग्जैक्ट तो मुझको याद नहीं था कि कितना मातृ मृत्यु दर था, लेकिन अभी तो आपको हम 30 साल की कंपेयर करके बता सकते हैं कि 1000 में उस समय कुछ साल पहले 30 साल पहले जहाँ की 10 औरत मर जाती थी और मातृ मृत्यु दर जो है वो तो 1 लाख में कैलकुलेट किया जाता है। तो उस समय जहां हिंदुस्तान की बात करते हैं और दूसरे जो डेवलप कंट्री है वहां तो बहुत कम है यहाँ के कंपैरिजन में, लेकिन हिंदुस्तान में उस समय जहां 500 औरत मरती थी 1 लाख में, इसी को मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कहते हैं कि 1 लाख और डिलीवरी अगर होता था तो उसमें 500-600 तक औरत मर जाती थी। लेकिन उसको घटा के, चूँकि हम लोग जितने भी ऑब्स्टेटिशियन एंड गायनिकोलॉजिस्ट हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, तो हम लोग का बहुत बड़ा संगठन है जिसको फॉक्सी कहते हैं, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनिकोलॉजिकल सोसाइटी, जो बिहार एंड झारखंड ये इंडिया, और हम एक तो यहाँ बनाए हुए हैं एसोसिएशन ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनिकोलॉजी सोसाइटी ऑफ बिहार एंड झारखंड। तो उसमें भी करीब 2000 मेंबर हैं। वो सब मिल करके हम लोग इतना प्रयास किए मैटरनल मोर्टिलिटी कम करने के लिए कि देहात में जा कर के सबको बताए जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है यहाँ औरतों में मृत्यु होने के समय, मैंने बच्चा होने के समय जो मृत्यु होता है उसका सबसे बड़ा कारण है कि ब्लीडिंग होने लगता है। डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होता है और ऐसा ब्लीडिंग होता है कि अगर उसको 5 मिनट 10 मिनट में नहीं कंट्रोल किया गया तो उसे तुरंत डेथ हो जाता है। तो एक वो था और एक था वही चमकी का बीमारी जिसको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया कहते हैं, वो बीमारी था। तो इसके विषय में हम लोग गांव-गांव जा करके और जहां तक हो सकता था सबको बताने की कोशिश किए, सबको प्रशिक्षण दिए। उसमें हम वर्कशॉप किए थे, यहाँ पर मुजफ्फरपुर में भी वर्कशॉप किए थे जिसमें वो अरुण कुमार आए थे जो कि हमारी किताब में लिखे हैं, तो वो भी आए हुए थे। और सब लोगों ने मिलकर इतना प्रयास किया कि आज के दिन में अब जितना जो 600 था 700 था कहीं कहीं पर, वो घट करके अब 70 पर आ गया है। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और डॉक्टर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा आपने कहा कि आपने पढ़ाई में तो संघर्ष किया, लेकिन आप विदेश तक गई पढ़ने, लेकिन उसके बावजूद भी जब सर्विस देने की बारी आई तो आपने अपने शहर मुजफ्फरपुर को ही चुना। तो इस बारे में भी बताइए, आपने पढ़ाई के स्ट्रगल को और उसके बाद आखिर क्यों आपने चुना अपने ही शहर में आने का। आप चाहती तो आप विदेश में भी सेटल हो सकती। हाँ, जरूर कर सकते थे। हमारे हस्बैंड का उस समय मन था कि कुछ दिन हम इंग्लैंड में रहें। ऐसा हुआ कि मैं जब यहाँ से गई, मुझको पढ़ने ही के समय मैंने सोच लिया था कि मुझको MRCOG जो मैक्सिमम डिग्री होता है ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनिक में, मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेटिशियन एंड गायनिकोलॉजिस्ट ऑफ लंदन, वो हमको करना है। तो यही सोच करके पढ़ने के समय यही हम सोच लिए, जो आदमी सोच लेता है वो करके रहता है। तो जब हम MBBS कर रहे थे उसी समय हम सोचे कि मुझको आगे यहाँ तक बढ़ना है और एक बहुत अच्छा टीचर बनना है। मेडिकल कॉलेज में मुझको जाना है, क्या कि मुझको यहाँ के स्टूडेंट का जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाना है और साथ साथ हमको रूरल एरिया में भी सर्विस देना है। तो इसीलिए मैंने रूरल मेडिकल कॉलेज ही था, ये तो उतना डेवलप नहीं था। मुजफ्फरपुर SK मेडिकल कॉलेज के मैंने चुना जब मैं इंग्लैंड से फर्स्ट चांस में मैं MRCOG पास कर गई। कि ये बहुत कम होता है कि लोग जाता है और इंडिया से सारा ट्रेनिंग लेके, इंग्लैंड में मेरा बहुत ट्रेनिंग नहीं हुआ, मेरा वहाँ बस 6 महीना ही ट्रेनिंग हुआ। लेकिन पहली बार हम एग्जामिनेशन दिए और हम पास कर गए, क्योंकि हम पढ़ने ही के लिए गए थे, मेरा दूसरा कोई आउटर एक्टिविटी नहीं था। तो वहाँ से जब हम आए यहाँ, तो जब SK मेडिकल कॉलेज का चॉइस मिला तो SK मेडिकल कॉलेज में हम ज्वाइन किए कि मेरा दोनों पर्पस सॉल्व हो गया। यहाँ का मेडिकल को स्टूडेंट को पढ़ाएंगे भी और यहाँ के रूरल एरिया में हम
सर्विस भी देंगे। हाँ, इसीलिए हमने जी, तो ये तो एक हमारे शहर के लिए, पूरे बिहार के लिए एक वरदान साबित हो गया कि आपके जैसे क्वालिफाइड डॉक्टर हमारे शहर को मिली और ना जाने कितनी सारी महिलाओं का जीवन और उनके बच्चों की आपने रक्षा की होगी। डॉक्टर, हम आपसे आगे एक और बात जानना चाहेंगे। आपने अपनी किताब में भी लिखा है, जो ये आपकी ये किताब है जिसको मैंने अभी पढ़ा, और इसमें आपने लिखा है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत जल्दी कोई भी चीज पा लेना चाहती है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं संदेश ये देना चाहती हूँ कि पहले जो भी प्रोफेशन में आप जाएं उसमें पहले निपुणता हासिल करें। जो मैक्सिमम स्किल हो सकता है अपना स्किल को डेवलप करें, अपने आप को डेवलप करें, अपने आप को सभी एस्पेक्ट में, फिजिकल, मेंटल, सब तरह से अपने आप को स्ट्रांग बनाएं और जो सब्जेक्ट में है उसको अंत तक उसका जितना लिमिट आप कर सकते हैं उसमें सीखिए और तब दूसरे को सर्विस दीजिए। हमेशा ये नहीं सोचिए कि हमको क्या उससे फायदा होगा, आप सोचिए कि हम डॉक्टर बने हैं। खासकर जब डॉक्टर बने हैं तो हमारा डॉक्टर बनने का मतलब है कि हम दूसरे को सेवा करने आए हैं। मेरा प्रोफेशन किसी बिजनेसमैन का बिजनेस नहीं है, ये हमारा प्रोफेशन है। प्रोफेशन और बिजनेस में अंतर होता है। तो हम मेडिकल कॉलेज को, मेडिकल प्रोफेशन को प्रोफेशन ही रखने का अपने स्टूडेंट को, आज से इतना दिन से हम टीचिंग में कब से हैं, 1963 में हम पास किए और अब रिटायर किए हैं यहाँ से 98 में, लेकिन अभी तक भी सोसाइटी बना के, एसोसिएशन बना के टीचिंग करते आ रहे हैं और करते जा रहे हैं। तो इतना दिन का मेरा टीचिंग का अनुभव है। इतने स्टूडेंट मेरे हैं जो कोने कोने में बिहार और झारखंड के फैले हुए हैं। सबको मैंने यही कहा है कि पैसा के लिए तुम नहीं सोचो कि हम बने हैं डॉक्टर। तुम डॉक्टर बने हो दूसरे को भलाई करने के लिए, उस प्रोसेस में तुम्हारा भलाई हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि भूखे कोई डॉक्टर नहीं मर सकता है। तुम काम करोगे, लोग रिकॉग्नाइज करेगा, तुमको उसका यश मिलेगा, उसके धन तो जस पर मिलता ही है, मिलेगा। तो ये जो तमाम जानकारियां अभी डॉक्टर रंगीला सिन्हा ने दी कि किस तरह से युवा पीढ़ियों को आगे बढ़ना चाहिए और अगर आप चिकित्सा को एज अ प्रोफेशन चुनते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक बात और डॉक्टर जो हम आपसे जानना चाहेंगे, जो अभी हमारी समसामयिक घटना है, जैसे डॉक्टर्स के लिए कहते हैं कि 3E यानी इलेक्शन, एपिडेमिक और इमरजेंसी, ये तीनों सिचुएशन जो होती है इस वक्त में वो लोगों को अपना जो कार्य है वो बहुत ही दृढ़ता के साथ करना पड़ता है। जब आप इस तरह की घटनाएं देखती हैं जिसमें कि जैसे ये आतंकवादी घटना हुई या फिर मुर्शिदाबाद में जिस तरह से जो हिंसक घटनाएं हुई और टूरिस्ट को मार दिया गया पहलगाम जम्मू कश्मीर में, तो इन विषयों पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है एज अ चिकित्सक? मेरी प्रतिक्रिया तो यही होती है कि आपको हम एक वीडियो देंगे जो हम कोरोना के समय बनाए हुए हैं। आज ही हम उस वीडियो को देख रहे थे कि हम लोग को समझना चाहिए कि मुझको अपना कर्तव्य निभाना है। मैं जब अपना कर्तव्य निभाऊंगी तो ऑटोमेटिकली हमको देख के दूसरा 10 आदमी इन्फ्लुएंस होगा। जो जितना ही बड़ा बिल्डिंग होता है उतना ही दूर से दिखाई देता है। तो हम अपने प्रोफेशन में जितने ही ऊपर हैं, हमको इतना ही लोग देखता है, उतना ही हमारे जूनियर देखते हैं, उतना ही हमारे अगल बगल काम करने वाले देखते हैं कि मैडम क्या कर रही हैं। मैडम पैसा को वैल्यू नहीं दे रही हैं, दूसरे की भलाई को दे रही हैं। तो हमको भी इसी तरह से करना चाहिए। तो ये चीज जो है वो कहीं ना कहीं तो समाज में ये अराजकता जो होती है ये इसीलिए होती है ना कि इकोनॉमी, अपने फायदे को देखते हैं और इकोनॉमिक इम्बैलेंस है। कुछ लोग बहुत धनी हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, ये सब बहुत बात है, ये सबसे होता है। तो हम अपना कर्तव्य अगर अच्छी तरह करते रहेंगे, मेरा जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को हम अगर देते रहेंगे उसको, तो हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत कुछ फायदा करेगा। ये नहीं सोचना है कि हम एक कंकर हैं, कंकर बढ़ करके ही पहाड़ बनता है। तो इसलिए अगर हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा तो वो कंट्रीब्यूशन से बहुत फायदा होगा। हम अकेले नहीं हैं, हम एक यूनिट है, वो यूनिट ही बनाता है, कोई चीज को पूरा करता है। जी डॉक्टर, जाते जाते आपसे ये तो बात हो गई जो अभी दुखद घटना हुई है, लेकिन जाते जाते हम अपने दर्शकों को एक उम्मीद की किरण देना चाहते हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि आपके बारे में हमने सुना है कि आप लोकगीत से भी बहुत ज़्यादा रुचि रखती हैं, लोकगीत में। तो इसके विषय में कि क्यों हमें अपने लोकगीत और लोक संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए, इस विषय में भी 2 शब्द अगर आप। यही हम उस वीडियो को आप देखिएगा जो कोरोना के समय हम बनाए हैं लोगों को बताने के लिए कि कोरोना जो हुआ,
कोरोना में ये साफ झलक गया कि हम लोग अपने पुरानी पद्धति से, अपने पुराने जो संस्कार हैं उससे हम लोग अलग हो रहे हैं। इसीलिए इतना इस तरह का चीज़ हो रहा है। हम लोग पहले एक जीव को नहीं मारते थे, हम लोग तो हमेशा सोचते थे कि नहीं, सब प्राणी को सुख देना चाहिए। लेकिन यहाँ लोग अपने ही सुख के बारे में सोचने लगा, इन्वायरमेंट को भूल गया, दूसरे जीव को भूल गया, सब कुछ भूले, अपने ही बारे में सोचने लगा। उसका ही रिपरकशन था कि नेचर भी रिएक्ट की, और नेचर ने इस तरह का वायरस लाया कि लोगों को करा दिया, ये ज्ञात करा दिया कि आपको क्या सब कुछ है, आपके पास पैसा रहेगा, आपके पास सामान रहेगा, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। उस समय यही था, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा ये नहीं सोचिए कि हमको जितना भी ये फिजिकल बढ़ के जाना है, दूसरों के भलाई, दूसरों के लिए करना है, यही संस्कार है। उसी से हम लोकगीत से जुड़े हुए, लोकगीत तो हमारा उसी से एक संस्कार है ना। वो लोकगीत आजकल बहुत प्रचलित भी हो रहा है, सब लोग लाइक कर रहे हैं, क्या कि अपना संस्कार से जुटे रहने के लिए हमने, चूंकि हम गांव से के वातावरण में शुरू में पैदा हुए और पले, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगता है और करते हैं। सासु हे बबुआ हमर दुलरुआ, हमहू जितिया करबैना। सासु हे बबुआ हमर दुलरुआ, हमहू जितिया करबैना। पुत हुए जितिया है बर भारी, आहा कोना के करबैना। पुत हुए परब है बर भारी, आहा कोना के करबैना। सासु हे विधि सब दिया बताए, मिलजुल कहिए लेबैना। सासु हे विधि सब दिया बताए, मिलजुल कहिए लेबैना। सासु हे बबुआ हमर दुलरुआ, हमहू जितिया करबैना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही खूबसूरत लगा आपके मुंह से ये गीत सुनकर। तो ये तमाम जानकारियाँ और जितनी बातें और जितनी मोटिवेशनल और प्रेरक बातें आज डॉक्टर रंगीला सिन्हा ने हमारे सामने रखी, जो भी दर्शक इसको देख रहे होंगे, उसको अगर वो इन बातों से प्रभावित होकर के अपने जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव लाते हैं, तो वो डॉक्टर रंगीला सिन्हा के व्यक्तित्व की जीत होगी। तो इसी के साथ आज लेते हैं इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, और देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार, और हम आगे बने रहेंगे आपके साथ इसी चैनल पर।